नमस्कार और आप सबका अभिवादन। सबसे बड़ा अभिवादन आप लोगों का जिन्होंने इसको इतने झेला और उसके बाद डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ें और आपने हिम्मत दिखाई कि आप आके लोगों के सामने अपनी बात कहें। हम जब इस आयोजन को करना चाह रहे थे तो हमारे साथ दिक्कत यही थी कि बहुत सारे केसेस थे लेकिन वो लोग सामने नहीं आना चाह रहे थे। फिर हम लोगों ने विवेक जी से निवेदन किया, फिर मैम से बात की, फिर तब जाके जब तैयार हो गए यहाँ पे तो हम लोगों ने पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारा एडिशन निकलता है उनसे हमने कहा कि हमने नोएडा में 5 लोग तैयार कर लिए हैं, तो तुम लोग भी तैयार करो, 1 2 3 जितने भी मिले। तो आज के समय जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो पूरे देश में हमारे 150 जो एडिशंस हैं, 22 प्रिंट लोकेशंस हैं, उन सभी जगहों पे इस तरह की वर्कशॉप चल रही है। और इस तरह आप जैसा पवन दुग्गल जी जैसा कोई एक विशेषज्ञ और मैडम जैसा कोई एक जिम्मेदार, एक छोटा अधिकारी इनसे वहाँ पे उपस्थित है और उनके उपस्थिति में हम ये आयोजन कर रहे हैं। आज के आयोजन में यहाँ एक ख़ास बात ये भी है कि नरेश सक्सेना जी हिंदी के जो बहुत बड़े कवि हैं, वो आज हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। लखनऊ में जिनके साथ घटना हुई, जिस घटना ने पूरे सबको अलग से चौंकाया कि अरे नरेश जी के साथ ऐसा हो गया। नरेश जी क्या उन्होंने सहा, क्या चीज़ें हुई, ये नरेश जी भी अभी हमको बताएंगे। तो बस मैं ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए इतने से ही फिर एक बार आप सबका अभिवादन करता हूँ, आप सबको धन्यवाद कहता हूँ। और अब विवेक जी अपनी एक प्रस्तुति है इनकी 3 से 4 मिनट की, उसको देंगे। फिर उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि आप लोग जो इसके शिकार हुए हैं वो लोग अपनी बात कहेंगे। हम एक बधाई भी देना चाहते हैं आपको कि बहुत कम केसेस डिजिटल अरेस्ट के वर्कआउट हुए हैं और संयोग से एक सबसे बड़ा केस नोएडा पुलिस ने उसको वर्कआउट किया है कि जो जाके जयपुर वगैरह से शायद आपने लोग पकड़े हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और बड़ी उम्मीद जताती है। अदरवाइज़ डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट इस फॉर्म में आते ही लोगों को लगता है कि अब केस तो वर्कआउट होना नहीं है, जो हमें बाकी रेमेडी मिल जाए बस उतने से काम चलाना पड़ता है। तो बस ओवर टू विवेक जी। जिसमें आम जन को टारगेट किया जा रहा है, व्हाट्सएप कॉल के द्वारा किसी भी व्यक्ति को कॉल करके ये बताया जाता है कि मुझे एक पार्सल मिला है, अपने आप को वो नारकोटिक्स विभाग या फिर ट्राई का बताते हुए ये कहते हैं कि एक पार्सल मिला है, पार्सल में कुछ सामान है, कुछ पासपोर्ट्स मिले हैं, कुछ कपड़े हैं, कुछ ड्रग्स मिले हैं और कुछ आधार कार्ड और सिम कार्ड भी मिले हैं। और ऐसा लगता है कि आपके द्वारा ड्रग्स की स्मगलिंग की जा रही है, विदेश भेजा जा रहा है और ये कहते हुए उन्हें डराते हैं। और साथ में ये भी बताया जाता है कि आपके खिलाफ एक FIR भी दर्ज हो गई है और कोर्ट ने आपके खिलाफ NBW जारी कर दिया है, जिससे आपकी अभी अरेस्टिंग भी कर ली जाएगी। अभी पुलिस आपके यहाँ पहुँच रही है। इस तरह का डर पैदा करके उनको कहते हैं कि अभी हम आपको सीनियर लेवल से, सीनियर अफसर से बात कराते हैं और उनको एक स्काइप कॉल वीडियो कॉल से उनको जोड़ा जाता है। जोड़कर एक ऑफिस का सेटअप, जिसमें यूनिफॉर्म पहने हुआ कोई भी व्यक्ति बैठा रहता है, जो पुलिस अफसर को इम्पर्सोनेट करते हुए वो उनको डराता है कि जो हमें आधार कार्ड मिला है उससे कुछ हमें अकाउंट्स कनेक्ट हो पाए हैं, जिसमें करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है और ऐसा लगता है कि आपके द्वारा शेयर ट्रेडिंग और हवाला का काम किया जा रहा है। आपके अकाउंट में जो भी पैसे हैं, आप कितने पैसे हैं आपको बताएं, जितने आपने FD किया है लगता है आपने हवाला और शेयर ट्रेडिंग से ही किया है। ये कहते हुए उन्हें डराकर और कहते हैं कि आपको आप जितना पैसा आपके अकाउंट में है, मैं आपको एक अलग से अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, आप टोटल पैसा आप इसमें ट्रांसफर कीजिए और हम इसको वेरीफाई करेंगे कि ये पैसा शेयर ट्रेडिंग से आप हवाला से आया है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा किया गया है। विक्टिम डर जाते हैं और वो पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। सिर्फ हम इस पैसे की जांच करके आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ताकि आपको कोई भविष्य में कोई परेशानी ना हो और जो पैसा आपके पास है वो क्लियर हो जाए कि आपका पैसा आपकी गाड़ी कमाई से।
इस तरह का डर पैदा करते हुए उनसे एक क्राइम कमिट कराया जाता है। इसमें हमें कुछ सावधानियां, अगर हम जागरूकता अभियान कह रहे हैं तो हम कुछ अभी तक कुछ अगर हम लोग जागरूक रहें और ये समझे कि कोई भी यूनिफॉर्म सर्विसेज में कोई भी व्यक्ति है तो वो कभी भी वीडियो कॉल या व्हाट्सएप कॉल के द्वारा आपसे कोई पैसे नहीं मांगता। आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है या फिर आपके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी कर लिया, आपको अरेस्टिंग होगी, इस तरह की वीडियो कॉल करके नहीं डराया धमकाया जाता। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो आप इसकी तत्काल सूचना 1930 पे दें या फिर निकटवर्ती साइबर थाने या लोकल थाने पर जाकर इसकी अवश्य सूचना दें। नेक्स्ट, जब भी वीडियो कॉल की जाती है और आपको कन्फाइन कर दिया जाता है घर पे कि आपको कहीं किसी से बात नहीं करनी है, कोई कॉल्स आता है उसमें आपको कह देते हैं कि आप फ़ोन नहीं उठाएंगे, आप उनको बता दीजिए। जैसे मैम के साथ भी हुआ कि कॉल्स आई तो उन्होंने कह दिया कि नहीं मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ, और उनको लगातार 3 दिन तक भी कन्फाइन रखा। सिर्फ नेचर्स कॉल के लिए जाने दिया, अदरवाइज उनको एक कमरे में ही रखा। इन्होंने अपने हस्बैंड से भी बात नहीं कर पाए। तो अगर टोटली ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को किसी नामी ग्रामीण इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का कोई अधिकारी बताता है तो इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं वेबसाइट पर जाके किस नाम का व्यक्ति है, वो उस पदनाम का व्यक्ति है अथवा नहीं, या आप स्काइप कॉल के दौरान भी आप इस काम को कर सकते हैं, या फिर उस सर्च इंजन गूगल जैसे सर्च इंजन पे आप उसको चेक कर सकते हैं। ये अगर आप डिजिटली अरेस्ट हो जाते हैं और आपका पैसा ट्रांसफर हो जाता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 1930 पे कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही सभी थानों में आजकल पूरे प्रदेश में सभी थानों में हेल्प डेस्क बना है, हेल्प डेस्क पे जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही भारत सरकार की एक पोर्टल है एनसीआरपी पोर्टल, जिस पे आप ऑनलाइन जाके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इसका निस्तारण और इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराया। नरेश जी प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। मैं प्रताप सोमवंशी दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। और हम सब लोग आपके यहाँ चाहने वाले, हम सब आपको सुन रहे हैं। जो नोएडा की पुलिस कमिश्नर है मैडम लक्ष्मी सिंह जी, वो उपस्थित हैं। साइबर विशेषज्ञ देश के और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता पवन दुग्गल जी उपस्थित हैं। तो आप अगर जो आपने ये तय किया कि आप अपनी बात कहेंगे तो उससे बहुत तमाम लोगों को प्रेरणा मिलेगी, कैसे वो सजग रहें, सतर्क रहें। बात कहेंगे तो उससे बहुत तमाम लोगों को प्रेरणा मिलेगी, कैसे वो सजग रहें, सतर्क रहें। तो आप जो कहना चाहें वो कहें। देखिए, हम लोगों के एज ग्रुप के लोग, मतलब हमारी पीढ़ी के लोगों का जो मेंटल मेकअप है वो लोगों पर भरोसा करने का है। किसी ने कॉल किया है, किसी ने कोई बात बताई है और वो ये बता रहा है कि आपके साथ शायद फ्रॉड हो गया है। वो कह रहा है कि आपका आधार कार्ड यूज करके किसी ने अकाउंट खोल लिया है मुंबई में और उससे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है और आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। तो हमें लगता है फ्रॉड हो रहा है। ये तो खुद ही बता रहे हैं कि फ्रॉड हो रहा है और ये भी कह रहे हैं कि आपका आधार कार्ड का मिसयूज कर लिया गया है। तो ये तो ठीक ही कह रहे होंगे, ऐसा तो आसान है। तो हमने उसका भरोसा किया कि ठीक है, बताइए, मुझसे तो मनी लॉन्ड्रिंग से कोई मतलब नहीं है। बोले आप, अब उन्होंने कहा आप इनकम टैक्स जमा किए हुए हैं। मैंने कहा जी, कितना इनकम टैक्स जमा करते हैं, आपके इनकम टैक्स रिटर्न आप दिखा सकते हैं। मैंने कहा दिखा सकता हूँ। आपके पास कितने बैंक में अकाउंट है, कितना कितना पैसा है, तो उसका वेरिफिकेशन कर। फिर धीरे धीरे वो ये कहते हैं कि अगर आप सही सही बताते जाएंगे और हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो हम आपको जल्दी से फ्री कर देंगे। हमें ऐसा लग रहा है कि आप हमारे लिए खुद बहुत आदरणीय हैं। आपकी उम्र को देखते हुए हमारे पिता समान हैं। आपको गलत फंसा लिया गया है तो हम आपको क्लियर करवा देंगे। आप सिर्फ कोऑपरेट करिए, किसी को बताइए मत, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और सैकड़ों करोड़ रुपए
का इसमें फॉरेन एक्सचेंज हुआ है, हम आपके अकाउंट वेरीफाई कर लेंगे। उससे पहले उन्होंने ये पूछना शुरू किया कि आप क्या काम करते हैं। अब उन्होंने कहा आप कविता लिखते हैं। तो बताइए कि मीर की या गालिब के कोई शेर आपको याद होंगे, बताइए। मैंने मीर और गालिब के शेर सुना दिए। बोले वाह, ऐसा लगता है आप तो वाकई पोइट है, पोइट्री में आपका बहुत गहरा इंटरेस्ट है, तो कुछ कविता सुनाइए अपनी। ये वो कह रहे थे कि हम ये वेरीफाई कर रहे हैं कि आप हमको सही सही बता रहे हैं। हमने कहा हम बिल्कुल सही बता रहे हैं, और हमारा अकाउंट आप वेरीफाई कर लीजिए, उसमें कोई फॉरेन मनी, कोई फॉरेन एक्सचेंज का मामला है नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न जमा है, आप देख लीजिए। अब वो कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको सीबीआई को हैंड ओवर कर रहा हूँ। उससे पहले उन्होंने कहा कि मैं आपको पुलिस को हैंड ओवर कर रहा हूँ। फिर पुलिस वाला कहता है कि मैं कन्विंस हो रहा हूँ कि आप सही सही बता रहे हैं, तो मैं अब आपको सीबीआई को, और इस रिकमेंडेशन के साथ कि सर ये भले आदमी लग रहे हैं, इनको आप जल्दी से वो इंक्वायरी कर लीजिए, इनके अकाउंट वेरिफिकेशन कर लीजिए और इनको फ्री कर दीजिए। बट टिल सच टाइम, जब तक कि आप फ्री नहीं हो रहे, तब तक आप हमारी आंखों के सामने रहेंगे, सारी रात आपका सर्विलेंस होगा। अगर आप लेटें और सोएं तो भी इस पोजीशन में कैमरे को रखिए कि आप मुझे नजर आते रहें, क्योंकि मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको देखता रहूं पूरी रात। अब पूरी रात गुजरना है तो भाई कुछ मैं बातचीत आपसे करता रहूंगा, आपके बारे में कुछ जानकारी लेता रहूंगा, और आप कमरा दिखाइए, कितने दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, आपने बंद कर दिया है कि नहीं बंद कर दिया। मेरे कमरे में बांसुरियां भी रखी हुई थी। तो बोले ये बांसुरी क्या बजाते हैं? मैंने कहा जी, का सुनाइए। अच्छा, कविताएं सुन करके बोला अरे वो वाली दोबारा सुनाइए, ये तो बहुत अच्छी है। घर वालों को कुछ मत बताइए, फोन रिसीव मत करिए, कमरे से बाहर मत जाइए, कमरे को भीतर से बंद कर लीजिए। तो मुझे लगा कि ये ठीक ही कह रहे हैं। कोई ऐसी वारदात हुई होगी कि मेरे आधार कार्ड का मिस, शुरुआत उन्होंने यही यहाँ ये कहकर की कि क्या आपका आधार कार्ड खो गया है? मैंने कहा नहीं। क्या आपने किसी को किसी काम के लिए दिया है? मैंने कहा नहीं। तो बोले तो फिर आपके आधार का मिसयूज हो गया। आपके आधार कार्ड के आधार बेसिस पर किसी ने मुंबई में अकाउंट खोला है कैनरा बैंक में। आपका अकाउंट किस बैंक में है? तो मेरा एक एचडीएफसी में है, एक कैनरा बैंक में। ओ, कैनरा बैंक में आपका अकाउंट है, तब तो फिर आपके सारी जानकारियां आपके मैनेजर के पास होंगी। मैंने कहा हाँ। तो मुझे लगता है कि मैनेजर भी इन्वॉल्व है इसमें, और बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। आपकी रिपोर्ट का नंबर ये है, आपका जो अरेस्ट वारंट कटा है उसका नंबर ये है, वगैरह वगैरह। उन्होंने मुझे बिल्कुल कन्विंस करा दिया था कि ये लोग ठीक कह रहे हैं, और सुबह जब बैंक खुलेगा तो ये मेरे खातों की जांच करके और मुझे फ्री कर देंगे। लेकिन वो बीच में ही जब मेरे घर वालों का एंग्जाइटी बहुत बढ़ गई कि मैं जवाब नहीं दे रहा, मैं उन्हें कुछ बता नहीं रहा, मैं दरवाजा नहीं खोल रहा, तो चारों तरफ से उन्होंने फोन करना शुरू कर दिए लोगों को, और सबका रिस्पॉन्स उन लोगों को ये था, मुझे कुछ पता नहीं था। वो लोग ये कह रहे थे कि ऐसे फ्रॉड बहुत हो चुके हैं और ये फ्रॉड कॉल है। तब उन्होंने दूसरे दरवाजे से जाकर के मुझे शीशे से दिखाया कि ये फ्रॉड कॉल है। तब भी मुझे लगा कि नहीं, शायद ये लोग ठीक हैं। लेकिन तब उन्होंने दरवाजा खुलवाया। वो मेरा 4 बरस का पोता है, वो छोटा बच्चा, वो उससे दरवाजा खुलवाया, बाबा दरवाजा खोलो। तो मैंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही मेरी जो बहू है सोनी, उसने मेरे हाथ से मोबाइल फोन छीन लिया। अब मोबाइल, क्योंकि मेरी बेटी मुंबई से और मेरे दूसरे दोस्त अशोक सिंह
और दूसरे कई मेरे जो फ्रेंड थे अस्मित वगैरह, इन लोगों ने तीस्ता सीटलवाड़ को कांटेक्ट किया, बड़े वकीलों को कांटेक्ट किया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो वो मुझसे फोन छीन करके और मेरी बहू ने उसको ब्लॉक कर दिया नंबर को। दैट इज हाउ आई वाज सेव्ड। मैं बच गया, वरना वो सुबह मेरे बैंक अकाउंट नंबर पता करके उसको क्लीन कर देते। हम लोगों की जो पीढ़ी है, हमारे एज ग्रुप पे, आई एम रनिंग 86, 86 साल की मेरी उम्र है। तो हम लोग तो लोगों का भरोसा करते हुए उस दुनिया में बड़े हुए हैं कि भाई किसी का फोन आया है, वो कह रहे हैं कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है, आपका मिसयूज कर लिया है आधार कार्ड। तो मैंने कहा ये तो होता ही है, वो आजकल बहुत हो रहा है, तो हुआ होगा। अब आप देख लीजिए और इंक्वायरी कर लीजिए, मुझे क्लियर कर दीजिए। धन्यवाद नरेश जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत धन्यवाद। आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत धन्यवाद आपके अखबार को, हिंदुस्तान को, और ये तमाम जो ऑफिसर्स आपके साथ जुड़े हैं, इन सब का भी बहुत धन्यवाद। ये नरेश जी मैडम, ये और देखिए इतने पढ़े लिखे लोगों को, नरेश जी चीफ इंजीनियर थे यूपी में, ये इरिगेशन के चीफ इंजीनियर थे अपनी सर्विस में, और देश दुनिया में बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं नरेश सक्सेना। मतलब अगर आप गूगल करेंगे तो हज़ारों के हज़ार वीडियो, गूगल करेंगे तो हज़ारों के हज़ार इनकी कविताएं, और बड़े पाए के ये पोइट हैं। तो इसलिए हमने इनको जोड़ा आज कि वो अपनी बात कहें, और वो तैयार हुए मुंबई से कहने के लिए। तो इनको मैडम और क्या सावधानी बरतनी चाहिए थी, आप हमें एक एक के केस के साथ बताइएगा, या आप इकट्ठा बोल दीजिएगा? हम इकट्ठा बोल हाँ ठीक है, और भी लोग तो जी मैम। सेम थिंग, मतलब वही कि फेडेक्स कोरियर बोल रहे हैं, वही कि ये आपके ये पकड़ा गया है पार्सल बॉम्बे टू ईरान, एंड क्या कहते हैं इसमें ये सामान है और ये FIR नंबर है, हमने FIR दर्ज कर दिया है, और उसमें पासपोर्ट्स हैं, फेक पासपोर्ट्स एंड LSD। तो वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वाले आपका वो लेना चाहते हैं, तो आप बॉम्बे आ जाइए। अभी बॉम्बे तो नहीं आ सकती, तो मैं नोएडा में हूँ। बोले फिर हम ऑनलाइन कॉल कर लेते हैं, वही कि आपका आधार कार्ड पकड़ा गया है और ये सब चीज़ें। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं ट्रांसफ़र कर दूँ कॉल आपको फिर NCB को, तो मैंने कर दीजिए कि NCB डिपार्टमेंट है। तो मगर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि PCC जरूर मिल जाए। उनका वो क्या होता है, कह रहे हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो वो आई थिंक साइकोलॉजिकली उन्होंने एक चीज़ दिमाग में डाल दी कि जब तक वो नहीं मिल जाए, जब तक आप मतलब उनको बताते रहिएगा जो भी कुछ बताना है। एंड देन वो लोग आए कि जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सेम स्टोरी मैंने उनको बताई। तो बोले कि अच्छा आप स्काइप पे आ जाइए। फिर हम अच्छा स्काइप पे उन्होंने पहले तो अपना एक वो जो क्रेडेंशियल्स होते हैं लोगों के, जो कार्ड होता है वो डाल दिया उस पर। एंड देन उसके बाद इन लोगों ने, उनकी शक्ल किसी की नहीं दिख रही थी, ओनली दे कुड सी मी। उसके बाद फिर उन्होंने स्काइप से पता नहीं ये सब चीज़ें पूछना शुरू कर दिया। आप बोले कि फिर क्या आप नवाब मलिक को जानते हैं? नवाब मलिक कौन है? ये वो मनी लॉन्ड्रर है, और उसने आपके आधार कार्ड आप उसके आदमियों के पास है, एंड ही ओपन अबाउट 6 डिफरेंट अकाउंट्स इन योर नेम। ये सब करके उन्होंने ऐसा डरा दिया मेरे को कि बस उसके बाद पता नहीं वो फिर उन्होंने क्या करा कैसे करा, कुछ रिकलेक्शन नहीं है। लेकिन 4-5 दिन तक ये चलता रहा, आप किसी को बताना मत, आप किसी से कुछ कहना मत। फिर आपके अकाउंट से पैसा गया? जी और सारा पैसा ट्रांसफर किया। अब वो इस तरह से करवाया लोगों ने, ये मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है कि मेरे को ये याद है कि शायद स्क्रीन शेयरिंग कर रहे थे। तो आपने देख पा रहे थे इन 4 दिनों में, या देख भी नहीं पा रहे थे? वो लोग उनको नहीं देख पा रही थी। आप नहीं देख पा रहे? ना, आपके सामने अंधकार था। हाँ जी, वो बिल्कुल ब्लैक वाइट। 4-5 दिन बाद जब वो बोले कि जी अच्छा अब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया है, आज वो उस दिन बकरी ईद थी कि आज बकरी ईद है तो कल आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपको PCC मिल जाएगा।
तो मैंने कहा ठीक है। अब वो नेक्स्ट डे जब ऑफिस उन्होंने सब बंद कर दिया अपना वीडियो वगैरह सब कुछ स्काइप वगैरह सब बंद करा के, अब अगले दिन मैं वेट कर रही हूँ कि भाई कैसे हुआ, क्या आएगा। देन दिमाग में अब समझ में आने लग गई बात कि नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो फिर जो ओरिजिनल कॉल आया था ना, जो फेडेक्स कोरियर वाली जिसका फ़ोन आया था, तो मैंने कहा उस नंबर पर ट्राई करती हूँ, ये लोग तो कुछ बात ही नहीं कर रहे। वो नंबर मिलाया तो उसमें लिखा आया कि दिस नंबर इज़ इनवैलिड। तब जाके मेरे को दिमाग में आया कि ये क्या हुआ ऐसा। फिर मैं इमीडिएटली हमने 1930 डायल करने की कोशिश करी, लेकिन वो पता नहीं कुछ गड़बड़ थी। तो हम तो पास में था हमारे साइबर क्राइम ऑफिस, तो हम लोग वहाँ पे गए और वहाँ पर फिर सारा रिपोर्ट करा, सब कुछ करा, FIR रिपोर्ट करा, और उसके बाद ACP साहब बहुत ही हेल्पफुल थे हमारे लिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने ये साइबर क्राइम अवेयरनेस के लिए बुलाया है। तो मेरा केस भी जैसा मैडम के हुआ था कि मुझे सबसे पहले एक रिकॉर्डेड मैसेज आया, उसमें कहा कि आपका कोई पार्सल अनडिलीवर्ड पड़ा हुआ है, तो आप एक दबाइए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। तो मैंने जैसे ही दबाया तो कोई आया उस पर, उसने कहा कि मैं फेडेक्स का ये हूँ और आपका कोई पार्सल जो है वो पकड़ा गया है। फिर उसने पूरा मुझे डिटेल में धीरे धीरे बताता रहा कि आपने इस तारीख को किया था। मैंने कहा नहीं, मैंने कोई पार्सल नहीं भेजा था। कि नहीं, आपके नाम से, आपके आधार कार्ड से, आपके मोबाइल नंबर से भेजा गया है। और उन्होंने मेरा आधार कार्ड वगैरह का नंबर पूछा और फिर क्रॉस चेक करके बताया कि हाँ इसी आधार कार्ड से गया है। और फिर उसमें बताया कि उसके अंदर ड्रग्स थे और पासपोर्ट थे, कुछ सिम कार्ड थे, कपड़े थे, और कहा कि ड्रग तो बहुत सीरियस है, तो इसके लिए आप ऐसा करिए कि आप मुंबई क्राइम पुलिस में रिपोर्ट कर दीजिए। तो मैंने कहा कि मुंबई क्राइम में या यहाँ पास में कर दें। तो उन्होंने एक नंबर दिया और कहने लगे नहीं, ये क्योंकि मुंबई से बुक किया गया था तो अब मुंबई क्राइम को खबर कर दीजिएगा। तो मैंने जब उसमें फ़ोन किया और उसमें सारे डिटेल जो उन्होंने लिखवाए थे वो डिटेल बताए, तो उन्होंने पहले पूरे दिखाया कि नोट करते रहे, फिर कहा कि अभी आप बॉम्बे आ सकते हैं। मैंने कहा मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, मैं यहीं पे लोकल में कर देता हूँ। कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने फ़ोन काट दिया। तो उसके बाद उन्होंने दोबारा रिंग किया कि आपने फ़ोन क्यों काट दिया, अभी हमारा ये रिपोर्ट तो लिखी नहीं गई है। तो मैंने कहा आपने कहा मुंबई आ जाइए, मैं नहीं आ सकता हूँ। तो उसने कहा नहीं, दूसरा तरीका ये है कि आप स्काइप पर आ जाइए। तो मैंने कहा मैं स्काइप भी यूज़ नहीं करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है कि व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। मैंने कहा हाँ व्हाट्सएप करता हूँ। तो व्हाट्सएप पे फिर उन्होंने ले लिया। और उसके बाद काफ़ी कुछ वही हुआ कि जैसे आदरणीय चंद्रा साहब ने बताया कि एक बार उन्होंने धीरे धीरे पूरा विश्वास ले लिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई पूरा वो रिपोर्ट करने के बाद में उसके बाद कहा कि आपका आधार कार्ड से मैं ज़रा चेक करता हूँ, क्योंकि काफ़ी आधार कार्ड चोरी हुए हैं और उससे वही नवाब मलिक के नाम से मनी लॉन्ड्रिंग के करीब 25,000 से ज़्यादा खाते खोले गए हैं। फिर उसने मुझे कुछ देर में आया और उसके बाद में 3 अकाउंट नंबर दिए कि आप ज़रा चेक करके बताइए ये आपके हैं। मैंने कहा नहीं, ये तीनों अकाउंट मेरे नहीं हैं। तो कहने लगे इन अकाउंट नंबर से बहुत बड़ी अमाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और ये सब हुआ है, तो आप पूरा सहयोग करिए। मैंने कहा ठीक है, अगर मेरे आधार कार्ड का मिसयूज़ हुआ है तो मैं आपके साथ पूरा सहयोग करूँगा। और इस पर धीरे धीरे उन्होंने विश्वास, फिर मेरा पूरा पूछा कि आप क्या करते हैं। मैंने कहा मैं रेलवे से रिटायर्ड जनरल मैनेजर हूँ। और कहने लगे किस सर्विस से थे। मैंने कहा रेलवे सर्विस से, इंडियन रेलवे सर्विस से मैं रिटायर हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा देखिए आप तो बहुत सीनियर ऑफिसर रहे हुए हैं, लेकिन ऐसे आपका नाम ख़राब हो रहा है कि आपके उससे हो रहे हैं, तो आप वही पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए करिएगा। तो फिर उन्होंने पूरे मेरे अकाउंट्स के डिटेल्स पूछे, क्या क्या फ़िक्स डिपॉजिट हैं, क्या शेयर्स में हैं। तो सारे के सारे मैंने, क्योंकि एक बार विश्वास हो गया था मुझे कि ये पुलिस के ही हैं, और विश्वास करने के लिए मैं भी उनकी शक्ल तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन बातचीत करने से पहले उन्होंने मुझे एक आई कार्ड व्हाट्सएप किया था। उन्होंने कहा कि ये देख लीजिए। तो आई कार्ड में मैंने देखा कि ये पुलिस का है, तो बाकी तो मैंने चेक नहीं किया। उसके बाद में है, फिर ये सब डिटेल लेने के बाद उन्होंने एक मुझे और लेटर दिया और कहा कि ये लेटर आप पढ़िए ध्यान से। तो मैंने पूरा, उन्होंने लेटर पढ़वाया। वो लेटर CBI की तरफ से था कि आपको पूरा पुलिस के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है, और ये सब चीज़ें हैं। और इस तरह से करके, तो ये सब चीज़ों करके मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद मैं उनसे पूरा कोऑपरेट करने लगा। तो एक तरह से कहा कि जैसे चंद्रा साहब से कहा था कि भी सोते टाइम भी आप फ़ोन ऐसे रखिए कि आप नज़र आएँ,
और पूरा का पूरा 24 घंटे फ़ोन ऑन रखा। उन्होंने ये भी कहा कि आप इसमें चार्जर ला के कनेक्ट करिएगा। तो इस तरह से मुझे पूरा, क्योंकि उस टाइम में घर में मैं अकेला ही था, तो मुझे पूरा का पूरा डिजिटल अरेस्ट करके करीब 24 घंटे रखा। अगले दिन सुबह उन्होंने कहा, फिर एक RBI का लेटर भी दिया उन्होंने, कहने लगे कि आपके खातों की पूरी जांच होगी, क्योंकि क्या हुआ कि आपके खातों से भी कुछ मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के ट्रांजैक्शन में। मैंने कहा ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो पूरे खाते चेक करता रहता हूँ। कहने लगे नहीं, कई बार वो होता है कि इनविजिबल अमाउंट भी होती है और आपके इंटरेस्ट में भी है कि आप ये पुलिस का क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले लीजिए, तो इसमें आपको कुछ खाते बताए जाएंगे तो किस तरह से है। और मैडम को तो याद नहीं है, लेकिन मुझे पूरा याद है। मैं तो उनके पास एक बार मुझे विश्वास हो गया था कि ये जेन्युइन पुलिस के ऑफिसर्स हैं, तो मैं उनके साथ पूरा कोऑपरेट करता रहा। फिर उसके बाद अगले दिन जब उन्होंने कहा कि सारे फिक्स डिपॉजिट वगैरह तोड़ के आप इसके अंदर डाल दीजिए, तो मैंने जितने भी अपने फिक्स डिपॉजिट थे 2-3 अकाउंट्स में, वो भी सब ख़त्म करके अपने अकाउंट्स में डाले। फिर उन्होंने कहा कि अब आप जाकर इसमें RTGS ट्रांसफ़र करना पड़ेगा आपको RBI के अकाउंट्स में। तो मैंने कहा RBI के अकाउंट्स मुझे दे दीजिएगा। उन्होंने कहा जब आप बैंक में जाके RTGS के फॉर्म्स लाएंगे तब हम आपको अकाउंट नंबर देंगे। तो पूरा मतलब कार के अंदर भी उन्होंने मुझे ऑन रखा और फ़ोन को कहा कि कार में ही छोड़ दीजिएगा। साथ साथ ये भी कहा कि मैनेजर वगैरह को किसी को मत बताइएगा, क्योंकि आपकी और आपके रिलेटिव्स की जान को खतरा हो जाएगा अगर उनको पता लग गया कि आप पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ये सब करके तो फिर मेरे बच्चों का भी फ़ोन आया था, तो मैंने बच्चों को भी कुछ नहीं बताया बीच में। और वहाँ पे जब मैं बैंक में RTGS से ट्रांसफ़र करने गया था, तो बैंक मैनेजर ने भी मुझसे पूछा कि आप इतनी बड़ी अमाउंट क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो मैंने कहा जैसे इन्होंने कहा था कि झूठ बोल दिया। मैंने कहा कि आपको पता ही है कि मेरे बेटा बिज़नेस कर रहा है, तो ये उसके बिज़नेस के सिलसिले में कर रहा हूँ। तो इसलिए फिर उन्होंने भी कोऑपरेट कर दिया। और मैंने फिर 2 जो मतलब अमाउंट थे, जो उसके अंदर में करीब 26 लाख रुपए और 3.5 लाख रुपए तो ICICI बैंक के 2 अकाउंट से ट्रांसफ़र किए, और फिर एक्सिस बैंक जाके 22.5 लाख रुपए और ट्रांसफ़र किए। तो टोटल मैंने 52.5 लाख रुपए, 52.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो इस तरह से सब फिर मैंने खैर अगले दिन जब मैंने जैसे ही न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें पता लगा कि नोएडा की एक डॉक्टर के साथ एग्जैक्टली सेम फ्रॉड हुआ है, वही फेडेक्स का वो था। तब मैं समझ गया कि मेरे पास ये फ्रॉड हुआ है। मैंने इमीडिएटली वो फ़ोन डिस्कनेक्ट किया, अपने पड़ोसियों को कहा और पड़ोसियों के बच्चों को बताया, और फिर उन्होंने कहा कि ये हेल्पलाइन में तो हेल्पलाइन में फिर मैंने कंप्लेंट की उसके बाद से। तो और मैं विवेक जी का बहुत थैंकफुल हूँ। उन्होंने काफ़ी कोशिश की है इसमें करने के लिए, लेकिन बहुत कम ही अमाउंट मिल पाया है। सिर्फ 9 लाख रुपए फ्रीज़ हो पाए हैं अभी तक, और उसमें से भी सिर्फ 5 ही लाख रुपए अभी मेरे अकाउंट में आए हैं, क्योंकि बाकी बैंकों का कहना है कि अभी उसमें मल्टीपल क्लेमेंट्स हैं। इसमें थोड़ा सा तो खैर आप लोग पब्लिक की अवेयरनेस भी चाह रहे हैं, लेकिन साथ साथ मैं चाहूँगा कि बैंकों को भी इसमें थोड़ा सा रोल अदा करना पड़ेगा, क्योंकि जो 2 अकाउंट जिसमें मैंने ट्रांसफ़र किए थे, एक स्टेट बैंक का और एक HDFC बैंक का, उनके जब बाद में पता लगा कि दोनों करंट अकाउंट थे, लेकिन उनका पता लगा कि ना कोई दुकान है ना कुछ है, और इसके बाद में तो इससे ये पता लगता है कि इन लोगों ने ये अकाउंट जो थे बिल्कुल फर्जी KYC में किए थे। और मुझे मालूम है कि RBI की काफ़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि जब करंट अकाउंट खोला जाता है तो उसके अंदर में पूरा जो भी खोलता है उसके बारे में पूरा चेक किया जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि दोनों ही बैंकों ने, ये स्टेट बैंक और HDFC ने अपने अकाउंट्स खोलने में ये सब तरह का प्रॉपर चेक नहीं किया गया था। और बाकी मेरी भी गलती है, क्योंकि मैंने भी क्या हुआ था कि मुझे बहुत सारे शक हो रहे थे, लेकिन जो भी शक होता था मैं उन्हीं लोगों से बहस करता था। उनके सीनियर ऑफिसर DCP वगैरह और ऐसे नाम उन्होंने बताए थे कि जैसे उससे विश्वास हो गया था। तो उनका फाइनेंशियल एक्सपर्ट करके भी एक आया था जिसने बताया, क्योंकि मैंने कहा कि जब मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा आपके अकाउंट में तो उससे कैसे RBI को पता लग जाएगा कि ये क्लीन है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो पूरा एक हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, RBI ने IITs के एक्सपर्ट्स के साथ मिलके उसके अंदर में पूरा चेक कर देते हैं, और ये चेक करने के 15 मिनट के अंदर ही आपके पैसे वापस आ जाएंगे। और जब ट्रांसफ़र करने के बाद मैंने उनसे पूछा था कि भाई कब तक वापस आएंगे, उन्होंने कहा अभी जांच चल रही है, और जैसे ही
हमने आपको बताया था कि जांच जैसे ही ख़त्म हो जाएगी उसके 15 मिनट के अंदर आपको वापस आ जाएंगे। तो सैटरडे का दिन था, वो मॉर्निंग में फेडेक्स के नाम से कॉल आता है, क्योंकि मैं जनरली मिंत्रा या फ्लिपकार्ट से मैं कुछ मंगाते रहता हूँ, मैं कुछ सामान, तो कभी कभी ये लोग थर्ड पार्टी के थ्रू भी डिलीवर करता, तो मुझे लगा कि इसका मतलब कि जेन्युइन कॉल होगा, कि कोई मेरा कंसाइनमेंट रुक गया होगा, इसीलिए अदरवाइज़ तो मैं डिस्कनेक्ट कर देता है। तो जैसे मैंने रिसीव किया तो बोला कि नहीं, आपका कोई कंसाइनमेंट है जो कस्टम के पास है और उसमें ये सारे क्रेडिट कार्ड्स एंड ड्रग्स ये सब ये, तो आपको मतलब कि नहीं मेरा नहीं है, उन्होंने कि नहीं आपका आधार कार्ड यूज़ हुआ है, तो कि नहीं मेरा आधार कार्ड यूज़ मैं तो दिया ही नहीं, गया ही नहीं मुंबई, बहुत दिनों से मुंबई से कॉल कर रहा हूँ मैं, मुंबई बहुत दिन हुआ गया हुआ है, 8 महीने से ऊपर हो गया, क्योंकि काम के सिलसिले में जाते रहता हूँ मैं, तो बट 8 महीने हो गया अभी तो है ही नहीं, उन्होंने नहीं आपका यूज़ हुआ है आधार कार्ड, सो आप एक काम कर सकते हैं, आप क्राइम ब्रांच में आप रिपोर्ट कर सकते हैं, बट आप दिल्ली में हैं, मुंबई में कैसे रिपोर्ट करेंगे, आपके एक काम करता हूँ, आपको कनेक्ट कर देता हूँ, ये हमारा हॉटलाइन है, इसके थ्रू आपको मैं कनेक्ट कर सकता हूँ मैं साइबर क्राइम को। सो मैंने कहा ठीक है, एक रिपोर्ट तो कर देनी चाहिए मुझे अगर मेरा यूज़ हुआ है, तो मैं यही सोच के मैं कनेक्ट किया, तो उन्होंने बोला ठीक है आप एक काम कीजिए, आपका स्टेटमेंट हम लेना चाहते हैं, क्योंकि आप लोकली अवेलेबल नहीं हैं, तो आप स्काइप के थ्रू आप मुझे अपना स्टेटमेंट दीजिए, उसको मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ मैं, और उसको हम प्रेजेंट करेंगे फिर आगे, कि जिससे कि आपका यूज़ नहीं हुआ आधार कार्ड। सो फिर स्काइप में कनेक्ट किया, स्काइप का आईडी दिया, स्काइप का आईडी में भी जो डिस्प्ले नेम आ रहा था मुंबई क्राइम समथिंग करके लोगों के साथ डैमेज के, तो थोड़ी, और आईडी भी जो दिया हुआ था CID समथिंग, तो थोड़ी जेन्युइन सी लग रही थी कि पहले बार में कि हो सकता है कि ये आईडी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ही हो सकता है। सो उसके बाद कनेक्ट करने के बाद उन्होंने कनेक्ट किया, उनका वीडियो उसमें ऑन किया, तो उस वीडियो में ऐसा लग रहा था कि वाकई कोई एक थाना का जहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, एंड देन उन्होंने अपना वीडियो ऑफ किया, बोला कि ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, तो पुलिस के सामने दिए गए कोई भी रिकॉर्ड स्टेटमेंट वो कोर्ट में वैलिड नहीं होगा, इसीलिए मैं अपना वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, आप अपना स्टेटमेंट दीजिए, क्या आप बोल रहे हैं कि नहीं हुआ है, लेकिन हमारे हिसाब से तो हुआ है, एक होल्ड कीजिए, मैं आपका अभी आधार कार्ड का और भी कहाँ का यूज़ हुआ वो चेक करता हूँ। ये बोल के मुझे 2 मिनट के लिए होल्ड पे रखा, एंड फिर से बताया कि आपका आधार कार्ड का यूज़ बहुत सारे अकाउंट्स खोलने में हुआ है, खाता जिसमें आपके इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ हो रहा है। तो लेकिन नहीं, मेरा तो आज तक अकाउंट्स ही नहीं, मेरे पास गिन के 3 अकाउंट्स है, उसमें से एक सैलरी अकाउंट है, एक सेविंग अकाउंट है, और तीसरा डॉर्मेंट अकाउंट पड़ा हुआ मेरा, वो यूज़ ही नहीं होता है। नहीं, आपके नाम पे 3-4 अकाउंट खुले पड़े हुए, तो बोलते ही उन्होंने मुझे एक आपके नाम पे ऑलरेडी वारंट जारी है मुंबई में, ये पुलिस आपको ढूंढ रही है, और वे बोल के उन्होंने एक लेटर भेजा जिसमें CID लिखा हुआ था, और मैं आपको कोऑपरेट करना है समथिंग, जैसे मैम को आया था लेटर उसी तरीके से, तो इतना जेन्युइन सा लग रहा था, हम क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को तो वो लेटर आता नहीं है, तो हमारे लिए तो जेन्युइन लग रहा था, लोगो लगा हुआ है, सिग्नेचर किया हुआ है समथिंग। सो फिर उन्होंने बोला एक काम, आपको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, आपको मजिस्ट्रेट के सामने अभी हम प्रेजेंट करेंगे, और इस बीच आपको कोऑपरेट करना है हमें, क्योंकि अगर जेन्युइन है तो आप छूट जाएंगे, नहीं तो फिर आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा, ऐसे करके। सो उन्होंने कि कितने देर तक मुझे होल्ड करके रहना होगा, उन्होंने कि नहीं 2 घंटे आप वेट कीजिए, हम 2 घंटे में आपको प्रेजेंट करेंगे मजिस्ट्रेट के सामने। 2 घंटे तक हमें पहले तो कैम रखा वो उस मोबाइल पे ऑन कर, देन 2 घंटे के बाद जब मैं पूछ रहा हूँ कि क्या अभी कब होना है, बोले कि नहीं अभी सबसे पहले आप हमारे यहाँ पे क्राइम ब्रांच में ACP साहब से बात करना होगा आपको, मजिस्ट्रेट आज नहीं है, सैटरडे का दिन है, सो मंडे ही आपका होगा, लेकिन उसके बीच में ACP साहब आपसे इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद आपका रिकॉर्ड किया जाएगा, देन मंडे आपको प्रेजेंट करेगा। शाम को वो ACP साहब रहेंगे, तब तक आप कैमरा पे रहिए, और आपके एक्टिविटी में ये लगना नहीं चाहिए कि आप गलत आदमी हैं, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम है, आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। ये बोल के शाम तक करा, फिर बोले कि नहीं आज शाम को भी अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट डे आएंगे संडे भी उन्होंने पूरे दिन मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग में ही रखा था, सॉरी कॉल पे, ऑन लाइव कॉल पे, एंड देन मंडे 10-साढ़े 10 बजे के लगभग वो कोई एक उनके यहाँ से कोई ऑब्वियसली फर्जी ही होगा, किसी ने बोला कि ACP साहब से आपका बात करा रहे हैं, वो अभी आपसे इंट्रोगेशन करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको उनको बताना है, देन आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा वीडियो कॉल के थ्रू।
तो उन्होंने जब सवाल पूछने लगा आपके घर में कि तुम्हारा क्यों अकेले रहते हो यहाँ पे या क्या जॉब करते हो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस इस बीच पूछ रहे थे कि बहुत नेचुरल सा लग रहा था कि कोई वाकई लग रहा था कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, क्योंकि उनके पास इतना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन था मेरे बारे में, अकाउंट में क्या है, कितने मेरे क्रेडिट कार्ड है, जॉब कहाँ करते हैं, नॉमिनी के मेरे रेट ऑफ बर्थ क्या है, उतना तक उनको इन्फॉर्मेशन था। तो उससे ये मुझे लग रहा था कि ये लग रहा है कि वाकई जो अनदर एंड पे बैठा वो जेन्युइन है, होगा कोई फ्रॉड नहीं है ये। देन उन्होंने बोला कि आपके खाते में जो ट्रांजेक्शन्स है उसका हमें चेक करना है, तो उसके लिए अपने SBI के एक अकाउंट है, उसमें आप पहले आप अपना सारे ट्रांजेक्शन्स को ट्रांसफ़र कीजिए, 2 घंटे के बाद रिटर्न हो जाएगा अगर आपके ट्रांजेक्शन्स में किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं है। तो मैं इस बीच बोला कि मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरे सारे सैलरी अकाउंट में है मेरे, और सैलरी पेड एम्प्लॉय हूँ मैं, एक ट्रांजेक्शन्स का मेरे हिसाब है, और मैं टैक्स पे करता हूँ तो टैक्स सर्टिफिकेट भी है। तो मैंने कि नहीं, आपको तो भी आप इसमें ट्रांसफ़र कीजिए, इस बीच अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाएगी तो आपको अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, अदरवाइज आपको 2 घंटे अंदर रिटर्न हो जाएगा। ये बोल के अकाउंट नंबर दिया अलग, मतलब और बैंक के भी देखिए इसमें क्या है कि आपके थ्रू मैंने ऐड किया ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, तुरंत इमीडिएट ऐड भी हो गया वो अकाउंट, एंड विद इन सेकेंड मिनट, सॉरी इट्स नॉट सेकेंड, विद इन मिनट 20 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र भी करने के अलाउ कर दे रहा बैंक। इस बीच IVR से जब आप कुछ भी ट्रांसफ़र करते हैं बैंक को तो आपके पास एक कॉल आता है अगर थोड़ा अमाउंट बड़ा हो तो, और ये मेरे जनरल रेगुलर ट्रांजेक्शन्स नहीं है, इस तरह का मैं ट्रांजेक्शन्स करता नहीं हूँ। किसी को ज़रूरत पड़ता है तो 5-10 हज़ार आप देते हो, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट आप ट्रांसफ़र करते नहीं हो। तो IVR से कॉल आ जाता है जनरली कि अगर जेन्युइन अगर है तो 1 प्रेस कीजिए, नहीं तो 2 प्रेस कीजिए। तो ना मैंने कॉल को उठाया उस बीच, क्योंकि मैं थोड़ा सा नर्वस भी था, तो कॉल 3 बार IVR से कॉल आया, वो 3 बार उठाया नहीं, तो भी वो ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट हो गया पहले तो। देन उसके बाद बोलते हैं आपके क्रेडिट कार्ड्स हैं, आप क्रेडिट कार्ड में जो अमाउंट है कितना लिमिट्स है, तो इतना 7 लाख रुपीज़ का लिमिट है मेरा। तो मैंने कि आप एक काम करो, उसका भी चेक करेंगे हम, आप ट्रांसफ़र करो। मैंने कि क्रेडिट कार्ड से पैसे कैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं, कब मैं परचेज़ करूँगा तभी तो। हमने क्रेड ऐप है आपके पास, मैंने कहा हाँ क्रेड ऐप है, उसी से मैं पे करता हूँ मैं। तो उसमें एक ऑप्शन होगा देखना, रूम रेंट, उसके थ्रू आप पे करो। तो तब मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि क्रेडिट कार्ड मतलब तो जनरली लोन होता है, जब भी हम, क्योंकि मैं ये सेविंग अकाउंट में मेरे ट्रांजेक्शन्स हो रहे होंगे तो तब आप चेक करो आपकी उसमें, लेकिन मैंने तो लोन लिया ही नहीं अभी तो उसका क्या आप ट्रांजेक्शन्स चेक करोगे। तब मुझे थोड़ा डाउट हुआ, तब तक तो 20 लाख मैं ट्रांसफ़र कर चुका था। तब मैं होल्ड करा के मैं एक बार गूगल में सर्च किया कि मुंबई क्राइम ब्रांच स्काइप ID। पहले सर्च पे आ गया कि इस तरह के कोई IDs नहीं है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मोर देन 1000 IDs को फ्रीज कर चुके हैं। एंड तब मैंने उनसे बात कर, फिर मैं थोड़ा सा ये हुआ कि अच्छा ये फ्रॉड है। तब मैंने उनको बोला कि आप फ्रॉड करोगे, तब भी वो मुझे धमका रहे, मतलब कि अब जो भी करना ही करूँगा, मैं अभी लोकल थाने में जाके ही बात करूँगा, अब छोड़ दो बोल के मैंने कॉल काटा। देन बैंक को कॉल लगाया कस्टमर केयर में कि ये इस तरह का। तो बैंक ने ट्रांजेक्शन्स को तो टेम्पररी फ्रीज़ किया, बट फ्रीज़ हुआ कि नहीं आई डोंट नो, बट दिखा रहा कि टेम्पररी, इवन क्रेडिटेड भी दिखा रहा मेरे अकाउंट में, बट टेम्पररी शैडो बैलेंस दिया। एंड देन इमीडिएटली मैं थाना आया, लोकल थाना जो हमारे नोएडा के, वहाँ पे आए तो उन्होंने तुरंत मेरा केस को, थैंक्स आप लोग सभी को, कि मेरे केस को तुरंत इमीडिएट उन्होंने रजिस्टर कराया। पहले तो ऑनलाइन एक ऑप्शन था और पोर्टल है उनके, वहाँ पे रजिस्टर कराया। एंड देन FIR इमीडिएट जितना जल्दी हो पाए FIR उन्होंने भी रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया उन्होंने। सो ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पवन जी, और सबसे सरप्राइजिंग चीज़ ये मैं खुद IT प्रोफेशनल हूँ, क्या हमें बात। सोचिए कि इस तरह का मेरा सिक्योरिटी देखना मेरा काम है, ये बैंक्स को मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हूँ मैं, और ये डिजिटल चीज़ें मेरे लिए एकदम ही अननोन था। बाकी बहुत सारे फ्रॉड्स मुझे पता है, बट ये टोटली अननोन था मेरे लिए। पवन जी, इतने सारे केसेस आपने सुने, एक आपने सर आपका माइक वहाँ सुना डिजिटली कनेक्ट होके, और 3 सुने। तो इन लोगों को आपके हिसाब से क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, या बाकी लोग जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो क्या क्या सजगता करें? मुझे लगता है हम सबको एक बात याद रखनी है, कोविड-19 हम लोगों के लिए जीवन का एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, लेकिन कोविड-19 ने हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे असर छोड़ दिए जो आजीवन रहने वाले हैं।
दो एलिमेंट वो आज हमारी ज़िंदगी में अभिन्न हिस्सा बना के छोड़ गया कोविड-19। एक है डर और दूसरा है पैनिक। ये डर और पैनिक आज लोगों के हृदय में विद्यमान कर चुका है, अपना स्थान बना चुका है। कुछ भी होता है तो हम एकदम डर जाते हैं, हम पैनिक मोड में चले जाते हैं, भूल जाते हैं कि कोविड-19 के बाद अगर मैं एक दूसरे परिवेश से देखूं तो एक नया युग में हम कदम रख चुके हैं। इसे मैं न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर बोलता हूं, यानी कि एक ऐसा युग जहां पर अब एक नए प्रकार की व्यवस्था आ गई है और उसमें तीन मुख्य बातें, एक साधारण उपभोक्ता, साधारण नागरिक होने के नाते आपको जानने की आवश्यकता है। पहला कि अब इस युग में साइबर क्राइम हम लोगों के लिए रोजमर्रा का डेली कंपेनियन बनने वाला है। दूसरा, साइबर सुरक्षा में सेंध नया नॉर्मल है, रोज होंगे, हर एक के साथ होंगे। और तीसरा, सरकारें ज़्यादा सशक्त हो जाएंगी, ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी। तो जब हम इस परिवेश में देखते हैं तब पाते हैं कि कहीं ना कहीं हमें अपनी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म को बदलना है। आपके कवि साहब ने बहुत सही कहा कि साहब हम उस जनरेशन के हैं जहाँ पर हम केवल लोगों को ट्रस्ट करना जानते हैं। अब वो समय आ गया है कि जहाँ पर आपको हर व्यक्ति को अपने मस्तिष्क में एक डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावना को जागृत करना होगा। जो चीज़ देख रहे हैं उस पर रिलाई नहीं करना होगा जब तक कि हम इंडिपेंडेंट तौर पर उसकी पुष्टि ना कर पाएं। और उसका कारण बहुत साफ है। आज फ़ोन सबके पास है तो हर व्यक्ति एक ग्लोबल ऑथर बन गया है, एक ग्लोबल ब्रॉडकास्टर बन गया है, एक ग्लोबल ट्रांसमीटर बन गया है। तो इस संदर्भ में कोई आदमी किसी जगह बैठे हुए आपके साथ संपर्क स्थापित कर सकता है। अगर आप झांसे में आ गए तो समझ लीजिए कि आप साइबर क्राइम के शिकार बनेंगे ही, इसमें कोई दो राह नहीं है। देखिए, कोविड-19 के बाद नए नए प्रकार के साइबर क्राइम उत्पन्न होकर आए हैं, लेकिन डिजिटल अरेस्ट आज के संदर्भ में एक सबसे ज़्यादा, मैं कहता हूँ, महत्वपूर्ण साइबर क्राइम के तौर पर हम सबके समक्ष आ गया है। हम उम्मीद ही नहीं करते कि हम डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो जाएंगे। एक मानसिक धारणा है कि साइबर क्राइम होगा तो दूसरों के साथ होगा, मेरे साथ नहीं होगा। भाई मैं तो कौन हूँ, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, कोई मुझे क्यों टारगेट करेगा। हमें समझना होगा कि आज सामान्य व्यक्तियों को ही टारगेट किया जा रहा है। और दूसरी बात, आज एक बहुत ज़बरदस्त हम सबके हृदय में एक डर है, जिसे मैं फोमो बोलता हूँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कुछ भी चीज़ हो जाए, हम कोई भी चीज़ मिस नहीं करना चाहते। कॉल आएगी, कॉल भी लेनी है, वीडियो कॉल आएगी, वीडियो कॉल भी लेनी है। भाई हमें अपने आप को समझना होगा कि वो ज़माना चला गया कि हम किसी भी अनजान लोगों से बात करें। आज पहले तो अनजान नंबर उठाए ना, दूसरी बात, अगर उठा लिया और आपको लगा बेकार की चीज़ है, तुरंत डिस्कनेक्ट करें। तीसरी बात, अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको बोलता है कि साहब आप वीडियो कॉल पे आइए, तो तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट करनी है, वीडियो कॉल पे जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अनजान व्यक्ति आपके साथ वीडियो कॉल क्यों करेगा? पहला सवाल हमें अपने आप से पूछना है, जो हम बहुत ज़्यादा नहीं पूछ पाते हैं। दूसरी बात, चलिए गलती से किसी कारणवश हम बह गए, हम डर के हमने वीडियो कॉल ऑन कर ली, ऑन भी कर ली और देखा कि वहाँ कोई पुलिस अधिकर्मी की यूनिफॉर्म वाला व्यक्ति बैठा है, तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट करिए। क्यों? कोई भी नॉर्मल पुलिस ऑफिसर अपनी पुलिस वर्दी में आपको वीडियो कॉल कभी नहीं करेगा। ये बेसिक मैसेज है जो इवन नोएडा पुलिस अपने जितने भी जन संचार वाले मैसेजेस हैं वो लगातार ये मैसेज डिस्पर्स कर रही है, लेकिन लोग समझते नहीं। लोगों को लगता है अच्छा मैं इतना महत्वपूर्ण हूँ या पुलिस मेरे पास बात करेगी। चौथी बात, चलिए पुलिस वाला आ भी गया और फिर कुछ बात हुई आपके अकाउंट्स की, आपके पैसे की लेकर, तो पहले आपको अंदेशा होना चाहिए कि कॉल को हमें डिस्कनेक्ट करना है। क्यों? पुलिस वाले ने कभी भी आपसे आपके पैसे के बारे में पूछताछ करनी ही नहीं है। अगर करेंगे तो आपके घर आके करेंगे, आपको समन बुला के करेंगे। फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर, स्काइप पर कभी भी कोई भी इस तरह की पूछताछ नहीं होंगी। चौथी बात, आज हम एक नए दौर से गुजर रहे हैं। मैं उसे बोलता हूँ द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन। भारत में आज उल्टी की क्रांति चल रही है। हम सब लोग उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो पर्सनल डेटा हो, प्रोफेशनल डेटा हो, बिना सोचे समझे कि भाई इस डेटा उल्टी का क्या असर मेरी निजता पर पड़ने वाला है। तो हम जब इस डेटा उल्टी के दौर में अपने सारा डेटा लोगों को देते जाएंगे तो संभावित तौर पर उनके हाथ में वो आप असला देते जाएंगे जिसको आधार बनाते हुए वो आप ही को टारगेट करेंगे। अगर आपके केस में मैम आपसे पूछा गया कहाँ अकाउंट है, आपसे पूछा गया अकाउंट है, अगर हम वहाँ पर ना बोलते अकाउंट से तो उन्हें पता नहीं था। भाई वो तो एक मछुआरे जैसे हैं, जाल फेंक रहे हैं, जो फंस जाएगा वो मछली है। और अगर हम अपनी जानकारी लगातार देते रहेंगे,
इस मिस्टेकन नोशन में कि हम पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं। देखिए, पुलिस के साथ कोऑपरेशन हम लोगों का एक सार्वजनिक ड्यूटी है, धर्म है, लेकिन उन लोगों के साथ जो पुलिस अधिकर्मी हैं वो नहीं जो बहरूपीय हैं, जो अपने आप को पुलिस अधिकर्मी दिखा रहे हैं। तीसरी बात, हमें समझना होगा कि हम लोग, भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या का राष्ट्र हो गया है। तो 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या में किसी पुलिस अधिकर्मी के पास इतना टाइम कभी भी नहीं होगा कि किसी एक व्यक्ति विशेष को कोई व्यक्ति कॉल करेगा और बताएगा साहब हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। बहुत सारे केसेस में मैं देखता हूं कि बातें आती हैं कि साहब आपका पैसा सही है या नहीं सही है, इसको जांच करना पड़ेगा। भाई, आप उन्हें फिजिकल करेंसी थोड़ा ना दे रहे हैं। एट बेस्ट वो क्या कर रहे हैं, मेरे अकाउंट से, अपने अकाउंट से आप मेरा ट्रांसफर करें। बहुत केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जहां पे बोलते हैं हम आरबीआई से आए हैं, आप आरबीआई के अकाउंट में ट्रांसफर करिए क्योंकि हम आरबीआई के तौर पर जांच करेंगे। मैंने एक केस किया दक्षिण भारत का, जिसमें 3.82 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। 3.82 करोड़ 4 दिनों के अंदर अंदर। और वो बुजुर्ग साहब थे, अभी कुछ 2 साल पहले रिटायर हुए थे, यानी रिटायरमेंट बेनिफिट्स अपने एफडी में डाले थे, और वो पैसे भी क्योंकि उन्हें डराया गया, उनकी वाइफ साथ वाले कमरे में है, लेकिन उनको इतना ज़्यादा डरा दिया गया कि वो अपनी वाइफ से ना बात करें, किसी से ना बात करें। पहले दिन गए कि साहब आरटीजीएस कराना है, आरटीजीएस कराने गए बैंक, आरटीजीएस हो गया। भाग्य देखिए, शाम को आरटीजीएस वापस आ जाता है। कितना आता है? 1.2 करोड़ रुपए वापस आ जाते हैं ऑन द ग्राउंड कि भाई आरटीजीएस डिटेल्स मैच नहीं कर रहे। तो ये फिर बोलते हैं कि साहब आपने तो आरटीजीएस डिटेल मैच नहीं कर रहे। वो कहते हैं रुकिए, हम आपको दूसरा आरटीजीएस डिटेल देंगे, आरबीआई का दूसरा आरटीजीएस डिटेल देते हैं, वहां पर 1.2 चले जाते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं समझना होगा कि आज ये हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, हम लोगों को डिफ्रॉड करने का, चीट करने का एक नया प्रकरण है डिजिटल अरेस्ट। बहुत सारे मामले भारतवर्ष में उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन जितना इफेक्टिव काम और जितनी इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन मैं इन मामलों की नोएडा में देख रहा हूँ, वो अन्य जिलों की तुलना में उतनी ज़्यादा हमें नज़र नहीं आती। सो आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट यू, आपकी सराहना करना चाहता हूँ मैम। क्यों? क्योंकि आप इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं इस इलाके में, और जो जनता, जो विक्टिम्स हैं, उनके विश्वास को पुनः से स्थापित कर रहे हैं। तो इसमें तो आपका एक अग्रणीय रोल है, हम आपको ज़रूर धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अब यहाँ पर ही सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा है। अगर आप सोच रहे हैं डिजिटल अरेस्ट यहाँ तक है तो भूल जाइए। आज साइबर क्रिमिनल्स कॉन्स्टेंटली नए अपडेशन पर हैं। उदाहरण देता हूँ, मैं वकील हूँ तो मेरे पास लोग सिर्फ साइबर माल में ले आते हैं। किसी ने अपॉइंटमेंट ली, कोई क्लाइंट कोई किसी मैटर के सिलसिले में आया, मुझे बताया गया जी साइबर क्राइम का मैटर है। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, बताइए। कहते सर हम नूह से आए हैं। मैंने कहा अच्छा, थोड़ी घटना, थोड़ी अलार्म लगे, बट फिर भी मैंने कहा बताइए क्या साइबर क्राइम मैटर है, आप क्या विक्टिम हैं? कहते नहीं हम विक्टिम नहीं हैं, हम साइबर क्राइम करते हैं। तो अच्छा फिर बताइए कि हम 6 लोग हैं, हम लोग 6 लोगों का ग्रुप है, साइबर क्राइम करते हैं, और ऑन एन एवरेज हम 32 से 35 करोड़ रुपए कमाते हैं प्रति माह। हमें डर है कभी ना कभी हम पकड़े जाएंगे, अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। तो हमारे कुछ चुनिंदा सवाल हैं, उनका जवाब हम आपसे पूछना चाहें, लीगल एडवाइस लेना चाहें। तो हमें क्या बता रहा है कि साहब आज साइबर क्रिमिनल्स भी प्रोएक्टिव लीगल एडवाइस ले रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आज साइबर क्रिमिनल्स एक नया प्रकार का रोल अपना रहे हैं जो हम अभी तक एंटिसिपेट नहीं कर रहे। वो आजकल ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने लग गए हैं। और बहुत जल्द ही मैंने एक प्रिलिमिनरी केस हैंडल किया है जहाँ पे डिजिटल अरेस्ट में आदमी या किसी व्यक्ति विशेष का काम नहीं था, बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवतार को सामने रखा गया था। तो बहुत जल्दी अभी होने वाला है कि अब तो फिजिकली लोग आपके सामने पेश होते हैं। आपके केस में तो मैम उन्होंने बताया कुछ किसी को देखा ही नहीं, आप में भी किसी को भी नहीं देखा सब, तो सिर्फ अंधकार था, एक लोगो था। आपने किसी को देखा? आपने देखा, और आपने 3 लोगों को देखा। तो इंडिकेशन क्या था? आपको कहीं ना कहीं उन्होंने ट्रस्ट करवाना था, कॉन्फिडेंस जीतना था। अब जो साउंड आ रहा है जी, अब जो नहीं आ रहा है, ट्रेंड ये आ रहा है कि अब ये लोग साइबर क्रिमिनल्स फिजिकली भी शक्लें नहीं दिखाना चाह रहे हैं। वो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवतार ला रहे हैं, और वो इतने अच्छे अवतार बन रहे हैं कि आप नेकेड आई से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि साहब ये आदमी सही है या आदमी नहीं है, क्योंकि 90 तोले मूवमेंट्स हैं। 90 तोले मूवमेंट्स अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो आप पाएंगे साहब ये तो आर्टिफिशियली क्रिएटेड अवतार है। तो बॉटम लाइन बहुत क्लियर है, हम लोगों को उन्होंने टारगेट करना है, हमारी जेबों से पैसा निकालना है।
दायित्व हमारा अपने ऊपर होता है, वचन हमें स्वयं अपने आप को देने हैं कि हम अपने आप को इस साइबर क्राइम के शिकार होने से कैसे बचा सकें। और हम ये सोचें कि साहब मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, मुझे टारगेट नहीं किया जाएगा, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। इस मानसिकता को कहीं ना कहीं आपको लुप्त करना पड़ेगा। कानून आपके पास है, हमारे पास भारत में 2 विशिष्ट कानून हैं। एक तो है भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून, जिसमें स्पेसिफिकली डिजिटल अरेस्ट हम लोग धारा 66E के अंदर कवर करते हैं, जिसमें चीटिंग बाय पर्सोनेशन बाय यूजिंग ऑफ अ कंप्यूटर रिसोर्स। जब डिजिटल अरेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं, आपको चीट करते हैं। कौन करते हैं? इंपर्सोनेशन के द्वारा करते हैं। कैसे करते हैं? कंप्यूटर रिसोर्स के इस्तेमाल करके करते हैं। तो वो धारा 66E में आ जाता है। प्रॉब्लम यहाँ है कि धारा 66E जो है वो अवेलेबल ऑफेंस है, उसमें जमानती हक अधिकार है। तो जब तक आप उसे और प्रावधानों के साथ जोड़कर ना करें, पहले भारतीय दंड संहिता में हम कुछ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस लगाते थे, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता आ गई है, उसमें भी एक इनवेरिएबली जो पुलिस इन्वोक करती है वो इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी इन्वोक करती है। पुराने 468 में 468 और 469 होता था भारतीय दंड संहिता में, अब प्रावधान नए आ गए हैं। क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज जानकारी आपको गलत तरीके से बता रहे हैं तो कानून मानता है कि झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आपने बनाए हैं, और अगर आप ये झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स चीटिंग के लिए बनाते हैं तो उसमें 7 साल की सजा है और जुर्माने का प्रावधान है, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। 469 अर्लियर वाले में अगर आप चीटिंग किया करते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी करते हैं फॉर हार्मिंग द रेपुटेशन ऑफ अनदर पर्सन, उसमें 3 साल की सजा है और जुर्माने का प्रावधान है। बाय एंड लार्ज जो भारतीय दंड संहिता के प्रावधान है वो भारतीय न्याय संहिता में आए हैं ब्रॉडली, लेकिन अच्छी खास बात यह है कि भारतीय न्याय संहिता में इन्होंने कवरेज में इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम को और ज्यादा मान्यता प्रदान की है और ब्रॉडन कर दी है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी या आम व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक बहुत अच्छा एक स्टेप है, लेकिन कहीं ना कहीं कानून तो अपना रोल ले करेगा। सबसे पहले आपके जैसे प्रोग्राम जो हैं जो जागरूकता फैलाते हैं, अगर हम इनको जागरूक बना पाएंगे तो सबसे ज्यादा सशक्त इनको बना पाएंगे। कानून तो अपना रोल प्ले करेगा, और नोएडा पुलिस जैसे पुलिस ऑफिसर्स हैं, पुलिस फोर्स है, जो मुझे लगता है एक बेंचमार्किंग स्टैंडर्ड स्थापित कर रही है और पुलिस स्टेट्स के लिए, ताकि और लोग भी इनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको एमुलेट कर सकें और इस तरह के मामलों को इफेक्टिवली इन्वेस्टिगेट कर सकें। हिंदुस्तान द्वारा आयोजित इस साइबर अवेयरनेस कैंपेन के दौरान मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। पुलिस वालों को काम करने के मौके तो 24 घंटे रहते हैं, लेकिन बोलने के मौके यदा कदा ही मिलते हैं, तो उसका लाभ उठाना चाहिए। आज की तारीख में साइबर फ्रॉड के 3 विशिष्ट कैटेगरी हो गए हैं, और जो इस वर्ष 2024 में हम लोगों ने उसके बहुत सारे मामले सामने आते हुए देखे। बैंक फ्रॉड, एटीएम फ्रॉड बहुत पुरानी चीज़ें हो गई हैं। आज की तारीख में पहला है डिजिटल अरेस्ट, जिसके कई विक्टिम्स के द्वारा अपनी अपनी आप बीती सुनाई गई। दूसरा होता है जिसमें वो कॉल करके और किसी नामी गिरामी गैंगस्टर के नाम पे पैसे की डिमांड करते हैं, और वो भी डिजिटली पे करने के लिए डिमांड करते हैं। और तीसरा आज की तारीख में जो सबसे ज़्यादा चल रहा है, सिक्योरिटीज़ एंड बैंकिंग शेयर या आपके शेयर मार्केट के फ्रॉड्स के, कमोडिटी मार्केट्स के फ्रॉड। उसमें भी वो आपको एक तरीके से डिजिटल कॉल करके आपको इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज़्यादा हाई दिखाते हैं, और उसमें एक शैडो अकाउंट, वर्चुअल अकाउंट क्रिएट करके उसको आपको शेयर करते हैं, ताकि आप ये देख सकें कि 24 घंटे में आपका मनी कितनी तेज़ी से ग्रो किया, और अगर 15 दिन आपने वो मनी और ज़्यादा ट्रांसफ़र कर दिया तो उसमें रेट ऑफ रिटर्न शायद 100% से भी बियॉन्ड जाएगी, और उसमें ये आदमी फिर अपना पैसा ट्रांसफ़र करता है। इस तरह के भी मामले हाल के दिनों में बहुत सामने आए हैं। इसमें तीनों तरह के फ्रॉड में जो बेसिक है वो आपका हाउस अरेस्ट है। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले जो चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप भारत के नागरिक हैं, टैक्स पेइंग हैं, और आप अपने नॉर्मल जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो कानून की परिधि में किसी भी प्रकार का क्राइम कहलाता हो, तो आपको हाउस अरेस्ट करने का अधिकार किसी भी एनफोर्समेंट एजेंसी को नहीं है। नंबर
लोकल पुलिस भी, थाने की और जिले की पुलिस भी अगर आपको बुलाती है तो आपका बयान दर्ज कराती है और ससम्मान आपको जाने देती है जब तक कि उसको अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने लायक एविडेंसेस आपके खिलाफ ना मिले। जो पुलिस और तथा अन्य एनफोर्समेंट एजेंसीज अगर किसी व्यक्ति के हवाला ट्रांजैक्शंस की जांचें करती हैं तो हम सबसे पहले अकाउंट्स, पेपर ट्रेल, जो आपकी डिजिटल हिस्ट्रीज हैं उन सब की हम जांच कर लेते हैं। जांच में अगर हम पाते हैं तो ही हम आपके पास फिजिकली उत्पन्न होकर, फिजिकली प्रस्तुत होकर उसमें आगे की कार्रवाई करते हैं। आपसे बात करके, वीडियो कॉल की चैटिंग करके हम आपसे इंफॉर्मेशन फिश आउट नहीं करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर किसी सिविलियन पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है तो सिविलियन पुलिस उसे करती है, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन है तो सीबीआई करती है, आरबीआई वैसे अमूमन कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, आरबीआई की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो दूसरी हैं। इनकम टैक्स अगर इन्वेस्टिगेशन करता है तो वो अपना इन्वेस्टिगेशन करता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक मामले में पहले पुलिस बात करे, फिर आपको सीबीआई से कनेक्ट करा दे, फिर सीआईडी से कनेक्ट करा दे। आप देखें, अगर नॉर्मल थाने में भी अगर आप सेक्टर 20 थाने में बैठे हैं तो वो अपने इन्वेस्टिगेशन में कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि जरा सेक्टर 63 थाने में चले जाओ, वहां भी तुम्हारा एक मामला पेंडिंग है। तो ये बातें थोड़ी सी अलार्मिंग है, अलार्म रेज करने चाहिए और आपके कॉमन प्रूडेंस के अनुसार इस तरह की चीज़ों पर आपको थोड़ा सा जागरूक हो जाना चाहिए, अपना एंटेना अप कर देना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, कई बार डिजिटली एक नंबर को क्रिएट किया जाता है 24 घंटे 48 घंटे के लिए और उस नंबर के माध्यम से आपको इंटरनेट के एप्स के माध्यम से कॉल किया जाता है। हमारी भारतीय पुलिस टेक्निकली बहुत अपग्रेडेड है, लेकिन हम आज भी अपना कोई इन्वेस्टिगेशन, हम आज भी अपना किसी विटनेस से पूछताछ, किसी अक्यूज से पूछताछ नॉर्मल वीडियो कॉल के माध्यम से या नॉर्मल इंटरनेट ऐप के कॉल के माध्यम से नहीं करते हैं। हमारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो कोई भी xyz.gov.in के माध्यम से होंगी या xyz.nic.in के माध्यम से होंगी, जो हमारे 2 सरकारी और इंडिया नेटवर्क हैं जिनके माध्यम से हमारी सरकारी ईमेल आईडीज बनती हैं। इसके बाद जब आपको कोई इस तरह से स्काइप कॉल करना चाहे और आपसे वो 24 घंटे आपको जब डिजिटल अरेस्ट करके रखते हैं, दैट मीन्स दे आर फिशिंग आउट योर इंफॉर्मेशन। वो आपकी स्क्रीन को कैप्चर करके इस माध्यम से आपके फ़ोन में, आपके बाकी डिवाइसेस में कोई बग प्लांट करके आपकी जितनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो फिश आउट करते हैं। इसीलिए उन्हें इस पैन की ज़रूरत पड़ती है। इस पैन की इंफॉर्मेशन निकलने के बाद वही वो आपसे पूछते जाएंगे तो आपका विश्वास होता है कि अच्छा इन्होंने मेरा बैकग्राउंड चेक कर रखा है। अगर आप नॉर्मल समाज में रहने वाले कानून पाबंद नागरिक हैं तो आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को डिश आउट करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, कई बार अमूमन क्या होता है, हम किसी मॉल में जाते हैं, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, कुछ खरीदारी करते हैं, वो कोई एक कार्ड हमको 10% सेविंग का कार्ड बनवाता है। हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन, अपने बच्चों की, अपने परिवार की सारी इंफॉर्मेशन उस एक कमर्शियल एंटाइटी के कार्ड को पाने के लिए दे देते हैं। कृपया अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को फ्री में बांटना बंद करिए। हमारे बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर डेटाबेस होते हैं जिसमें लीगल पर्पसेस के लिए, मतलब वो इलीगल नहीं है, लेकिन वो डेटाबेस आज की तारीख में सबसे बड़े, सबसे कमाऊ सोर्स ऑफ रेवेन्यू के जनरेटर्स हैं, जिसमें कि ये कंपनियां बिना किसी भाव के उस डेटाबेस को दूसरों को बेचती हैं। अब ये डेटाबेस जहां से भी हैक हो जाएगा या ऐसे लीगली भी हमको मिल जाएगा और हम उसका इलीगल इस्तेमाल करने लग जाते हैं, ऐसे भी केसेस हमने पाए हैं। क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि अगर आपने किसी इंडिविजुअल को अप्रोच किया है तो आपने अप्रोच, उसका नंबर कहाँ से आपको मिला है। और हम 90% केसेस में पाते हैं कि किसी न किसी लीगल वैलिड डेटाबेस से उठाया गया वो नंबर होता है। दूसरा, आधार की जो आपकी आइडेंटिटी है काफ़ी यूनिक है और आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के बाद भी आपके पास इतने उसमें प्रोटोकॉल्स हैं कि अमूमन आपके आधार की चीज़ें इतनी जल्दी लीक आउट नहीं होती हैं। तो अगर कोई आधार को
बेस बना के और कॉल की शुरुआत करता है, तो आपको ये मानने का पर्याप्त आधार है कि आपका आधार कार्ड सेफ है, साउंड है और इसका डेटा लीक नहीं हुआ है। अगर इसके अतिरिक्त वो किसी कार्ड की बात करते हैं तो उसमें आप जरूर कर सकते हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करने के पहले मेरा आपको एक सलाह रहेगा, जैसे कि मैंने अभी अकाउंट सुना उसमें भी पाया, जो बाकी केसेस हैं उसमें भी पाया, नॉर्मल बैंक के अप्रोचेस में एक विशेष अमाउंट के बियॉन्ड ट्रांजैक्शन करने को बैंक मैनेजर को आपसे बात करनी पड़ती है, आपका अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ती है। अगर ऐसा है तो मेरी आपको सलाह होगी कि बैंक मैनेजर से बात जरूर करें। कोई भी पुलिस का अधिकारी कर्मचारी आपसे ये नहीं कह सकता है कि आपको आरटीजीएस करना है या अकाउंट ट्रांसफर करना है तो बैंक मैनेजर को आपको ऑथराइजेशन देने से रोक नहीं सकता है। इसलिए आप बैंक मैनेजर से जरूर बात करें और बात में उससे ये भी जरूर कह दें कि जगह से जिस अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर होने जा रहा है उसका डिटेल एक बार चेक कर लिया जाए। कोई राम भरोसे के नाम का अकाउंट किसी सरकारी गवर्नमेंट के एजेंसी के नाम पर नहीं हो सकता, नंबर 1। दूसरा, ट्रांजैक्शन करने की आपको जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट किसी अकाउंट में पड़े पैसे के लिए ना तो आरबीआई देता है, ना सेबी देती है, ना कोई सिविलियन पुलिस देती है, ना सीबीआई देती है, ना इनकम टैक्स देती है। इनकम टैक्स भी आपका जो टैक्स जमा हुआ है उसका सर्टिफिकेशन जारी करता है, पैसे को वेरीफाई नहीं करता है। अगर आपका पैसा उसको कोई शक का आधार हो कि इलीगल सोर्सेस से उत्पन्न हुआ है तो वो सोर्सेस पर जाएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करके आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कतई नहीं दे पाएगा। तीसरा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके अकाउंट में वो पैसा पड़ा हुआ है तो हमको वेरीफाई करना है, हम अकाउंट के डिटेल्स वेरीफाई करेंगे, ट्रांजैक्शंस डिटेल्स वेरीफाई करेंगे। फिजिकली आपका पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करके वेरीफाई नहीं किया जाता है। दुनिया की किसी भी एजेंसी के पास ये इन्वेस्टिगेशन का टूल उपलब्ध नहीं है कि पैसा हम अपने अकाउंट में करा लेंगे तब देखेंगे कि इसका सोर्स क्या है। वो सोर्स आपका इंटरनेट जनरेटेड होता है, मनी का ट्रेल इस्टेब्लिश्ड होता है और हम अपने इन्वेस्टिगेशंस में मनी के ट्रेल को देखते हैं, पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कतई ट्रांसफर नहीं कराते हैं। इसलिए जैसे ही वो आपको डिमांड करें आपके एंटेनेस अलर्ट होने चाहिए और आपको तुरंत अपने किसी परिवारजन की मदद से जो लोकल पुलिस है उसको अप्रोच कर लेना चाहिए। सबसे पहले आप अपना कॉल विथड्रॉ कर लें, थोड़ी देर मोबाइल बंद कर लें, आपके इंटरनेट के मॉडेम्स को भी ऑफ कर दें। क्यों? क्योंकि आप समझेंगे कि हमने कॉल काट दिया, लेकिन जो उसने बग प्लांट किया होगा वो आपके मॉडेम से, इंटरनेट हिस्ट्री से, आपके फोन से, आपके आईपैड से, आपके लैपटॉप से वो इंफॉर्मेशन निकालेंगे। इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी सिस्टम को हैक होने पे सबसे पहले उसका पावर का प्लग निकालते हैं, बैटरी ऑफलोड करते हैं, जो आपका मॉडेम है इंटरनेट का आपके घरों में लगा है उसे ऑफ कर दीजिए एंड लेट इट बी ऑफ फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद फिर से ऑन करें। तो जो फिशिंग ऑलरेडी बग होगा वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए ऐसी कॉल करने पर सबसे पहला आपको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यही करना चाहिए और इससे अपने सिस्टम को सेव कर लेना चाहिए। मैंने आपको बहुत सारे वो बताए हैं, पुलिस के, सीबीआई के, ईडी के, इनकम टैक्स के, डीआरआई के, से आरबीआई के बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन चलते हैं, लेकिन किसी में भी हम पैसे को फिजिकली ट्रांसफर नहीं कराते, नंबर 1। नंबर 2, हम आज भी अपना इन्वेस्टिगेशन किसी वीडियो कॉल के माध्यम से नहीं करते हैं। वीडियो कॉल वो इसीलिए कराते हैं क्योंकि वीडियो कॉल के माध्यम से किसी बग को प्लांट करना बहुत इजी और चीप हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वंस द बग एंटर्स योर सिस्टम, उसके बाद फिर सारी इंफॉर्मेशन उनको स्वतः मिलने लग जाती है। इसलिए वीडियो कॉल कराने की ज़रूरत नहीं है। कोई पुलिस वाला बुला रहा है, आप बोलिए सम्मन भेजिए, वो आपको सम्मन भेजेंगे, सम्मन आएगा, आप उस पर जाके अपनी बात दर्ज कराएं। और अगर आपने जिंदगी में कोई भी क्राइम नहीं किया है, हम सड़क पर अमूमन ट्रैफिक का चालान अगर 500 रुपए का कटता है तो हम जिरा करते हैं कि 500 नहीं, भारतीय न्याय संहिता और उसमें 200 रुपए का ही जुर्माना है। जब हम इतना ह्यूज ट्रांजैक्शन करने जाते हैं तो हमें वही जिरा, सड़क की वही जिरा वहां पर भी करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि साहब कानून में पुलिस को पैसे देने का प्रावधान नहीं है।
जब पुलिस को पैसे देने का प्रावधान नहीं है तो किसी के भी अकाउंट में अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। इसी से रिलेटेड है सिक्योरिटी फ्रॉड, जिसमें वो दिखाते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न इतना हाई है कि अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हम 15 दिन के अंदर में इसको 200 गुना बढ़ा के आपको पैसा दे देंगे। आज की तारीख में कोई भी इंटरनेशनल, नेशनल और सेमी नेशनल जितने भी मॉनेटरी फंड्स हैं, हेज फंड्स हैं, मिड कैप्स हैं, आपके SIP की स्कीमें हैं, कोई भी शेयर मार्केट की स्कीम हो, रेट ऑफ रिटर्न वो मैक्सिमम देगी 18% देगी, 20% देगी। 20 के बियॉन्ड कोई भी मिड कैप आपको, कोई भी लॉन्ग कैप आपको रेट ऑफ रिटर्न नहीं देता है। तो यहाँ पे आपको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है कि आपके पैसे को अगर कोई 40%, 100%, 200% रिटर्न दे रहा है, इसका मतलब वो आपको फ्रॉड कर रहा है। दुनिया में अभी ऐसी कोई भी फाइनेंशियल स्कीम नहीं आई है जो आपके पैसे को रातों रात 200 गुना बढ़ा के दे दे। ये हमारे अंदर का ग्रीड है, जिसकी वजह से हम इस ट्रैप में फंसते हैं। आपका जो भी पैसा है, आपका हार्ड अर्न्ड मनी है, उसकी रक्षा करिए। जो भी हमारे पुराने अलर्ट सिस्टम होते थे उसको जारी रखिए। आज की तारीख में डिजिटली हम साउंडेड हैं, डिजिटली हम इन्वॉल्व हैं। आपने खुद ही कहा कि आप सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं, IT प्रोफेशनल हैं, लेकिन जब हमारे पैसे की बात आती है तो हम जो है उसमें जितने भी हमारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो हम दिमाग से बाहर कर देते हैं। किसी भी परिस्थिति में धैर्य बनाइए, कॉल को डिस्कनेक्ट करिए। कोई भी पुलिस, कहीं की भी पुलिस बहुत डिस्परेट होगी, आप कॉल नहीं उठाएंगे, वो आपके घर पर आएगी। घर पर आए तो बताएं उसको किस मामले में आपसे बात करना है। और कोई भी पुलिस कहीं की भी आए, आप बोलिए कि जाओ लोकल थाने की मदद से, पहले लोकल थाने को लाओ, नोएडा पुलिस को लाओ, उसके बाद हम आपकी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। और हम आशा करते हैं कि हमारे इस अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा बनेंगे। आप अपने साथ में भी, अपनी सोसाइटीज़ में, हाल के दिनों में हमने RWAs में भी इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस आयोजित किए हैं, उनके माध्यम से भी हम जन जागरूकता को बढ़ावा दे रहे हैं। और डिजिटल अरेस्ट की पूरे देश में हमारे द्वारा पहली बार अरेस्ट किया गया है। ये मॉड्यूल जो है बहुत टेक्निकली अपग्रेडेड मॉड्यूल नहीं पाया गया था। 24 घंटे उनको इंफॉर्मेशन फिश करने को लग रहे हैं, इसका मतलब कि वो अभी भी टेक्निकली अपने को अपग्रेड नहीं कर पाए हैं, बट इजी मनी का चैनल हो गया है। बैंक, आप ATM फ्रॉड्स होने बंद हो गए हैं। वैसे ही जागरूकता आपको अपने पैसे को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके रखना चाहिए। और आशा करते हैं कि इस सेमिनार के माध्यम से आप अपने आसपास वालों को भी इन बातों से अवगत कराएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।